Continuing packaging of DNA helix in eukaryotes. So we had already discussed the major points, that is histones क्या होते हैं. हिस्टोन्स में बेसिक अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, लाइसिन एंड आर्जिनिन, राइट. 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल जो हैं वो इकट्ठे होकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, जो कि 2 आपके हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे जो कि H2A होंगे, 2 होंगे H2B, 2 होंगे H3 एंड 2 होंगे H4 नेम है, राइट. देन उसके बाद अगर आपका डीएनए को देखें तो वो एक हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड रैप होना शुरू हो जाता है, राइट. पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के अराउंड, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होता है. और जैसे आप फिगर में भी देख सकते हैं, जो आपका टिपिकल न्यूक्लियोसोम होता है उसके 200 बेस पेयर्स डीएनए हेलिक्स के कवर करते हैं एक न्यूक्लियोसोम को, राइट. एंड जो आपका न्यूक्लियोसोम है, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे तो स्टेन्ड बॉडी जो आपको दिखेगी न्यूक्लियस के पर इस तरीके से कि रिपीट कर रहे हैं छोटी छोटी यूनिट, ठीक है, जिसको क्रोमेटिन बोला गया एक धागे को, राइट. सो छोटे छोटे यूनिट उस धागे के ऊपर शो हो रहे हैं और वो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि एक धागे के ऊपर बीड्स लगाए हो, सो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, राइट. तो अगर आप न्यूक्लियस को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे तो आपको क्रोमेटिन दिखता है, दैट इज़ ए बीट्स ऑन स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो वो फिगर आपको 6.4b में दे रखा है, राइट. 6.4a न्यूक्लियोसोम आपको ऑक्टामर दे रखा है, डीएनए साइड में रैप हो रखा है, एंड आपको H1 हिस्टोन दिया गया है. H1 हिस्टोन इज ए टाइप ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो कि अटैच करता है आपका अगला ऑक्टामर, राइट. एंड जब ये ऑक्टामर इकट्ठे हो के लाइक एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्रोमेटिन बोला जाता है. एंड दीज ऑक्टामर्स आर द वन जो कि एक धागे के ऊपर बीट्स का लाइक फॉर्मेशन शो करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर, राइट. सो कंटिन्यूइंग, ऑक्टामर आपका 4 हिस्टोन प्रोटीन से बना है, नेमली H2A, राइट, H2B, H3 एंड H4, राइट. एंड आपके एक ऑक्टामर के ऊपर डीएनए रैप है अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर्स वाला. देन अगला जो आपका ऑक्टामर होगा जिस पे भी डीएनए रैप होगा एंड एक कंटिन्यूस चेन बनाएगा, उसको जोड़ने वाला जो हिस्टोन प्रोटीन होगा दैट इज़ H1 हिस्टोन, एंड देयरफॉर एक क्रोमेटिन बन जाएगा दैट इज़ अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके ऊपर बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर होता है उसका. ओके, कमिंग नेक्स्ट. Theoretically, how many such beads do you imagine are present in a mammalian cell? Do it yourself, right? The beads on string structure in chromatin is packed to form a chromatin fiber that are further coiled and condensed at the metaphase stage of the cell division to form chromosome. The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that are collectively termed as non-histone chromosomal proteins, NHC. In a typical nucleus, some regions of chromatin are loosely packed and stain slide and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stain dark are called heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. Okay. आपका जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन में, राइट, वो पैक किया जाता है क्रोमेटिन फाइबर बनाने में. दैट इज़ वो जो आपका स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो फर्दर कॉइल किया जाता है कौन से स्टेज पे, मेटाफेज स्टेज पे, जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है. सो देयरफॉर जो आपका क्रोमेटिन है वो कॉइल्ड फॉर्म में पाया जाता है क्रोमोसोम्स में. ओके, तो क्रोमोसोम्स आपने पढ़ रखे हैं, लाइक वी हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम. तो उसके अंदर डीएनए किस तरीके से कॉइल्ड है, क्रोमेटिन बहुत अच्छे से कॉइल्ड है, एंड किस तरीके से रैप है तो हिस्टोन्स के ऊपर. तो ऐसे आप विजुलाइज करके भी पढ़ सकते हैं. अब आपका जो पैकेजिंग करवाई जाती है एक हायर लेवल पे, इसमें एक एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, मीन्स कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन, जिसको आप कलेक्टिवली इन प्रोटीन्स को आप कह देते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स, राइट. एंड अब आपका जो न्यूक्लियस है उसमें कुछ रीजन्स होंगे जहाँ पे जो क्रोमेटिन है वो बहुत लूजली लाइक कॉइल्ड होगा, पैक्ड होगा, तो उसे यूक्रोमेटिन बोलते हैं. एंड जब उसको स्टेन किया जाता है वो बहुत लाइट दिखता है अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. एंड जो क्रोमेटिन आपका डेंसली पैक्ड है या डेंसली कॉइल्ड है एंड आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में डार्क अपीयर हो रहा है, उसको हेटेरोक्रोमेटिन बोलेंगे. नाउ एक लाइन है जो कि शायद आपको अभी ना समझ आकर बाद में आ सकती है जब आप ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ेंगे, राइट. सो यूक्रोमेटिन जो है वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, एंड आपका जो हेटेरोक्रोमेटिन है दैट इज डेंसली पैक्ड वो इनएक्टिव होती है,
राइट। सो यू का मतलब ट्रू होता है, यहाँ पे एक्टिव, ऐसे भी याद रख सकते हैं। हिट्रो इज़ मिक्स्ड समथिंग, तो ये इनएक्टिव, लाइक ये एक छोटी सी ट्रिक थी अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो। ओके, सो नाउ कमिंग टू आपका जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द सर्च फॉर जेनेटिक मटीरियल। Even though the discovery of nuclein by Michel and the proposition for principle of inheritance by Mendel were almost at the same time, but that the DNA act as a genetic material took long to be discovered and proven. By 1926, the quest to determine the mechanism of genetic inheritance had reached the molecular level. Previous discoveries by Gregor Mendel, Walter Sutton, Thomas Hunt, Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search of the chromosome located in the nucleus of most cells, but the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered. बहुत सिंपल है, देखिए न्यूक्लिन मिक्सचर ने बता दिया, देन उसके बाद जो आपकी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के लॉज हैं मेंडल ने दे दिए, राइट। और डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, डीएनए, ओके। इसको डिस्कवर करने के लिए और प्रूव करने के लिए, एक स्टेटमेंट प्रोवाइड करने के लिए बहुत साल लग गए, राइट। तो आपके मेंडल, वॉल्टर सूटन, टी.एच. मॉर्गन, इन सब ने अलग अलग थ्योरीज दी, राइट। सो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, देन सूटन एंड बॉवरी क्रोमोसोमल थ्योरी, देन टी.एच. मॉर्गन लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, इन्होंने पढ़ाया बताया, राइट। तो इन सब ने एक चीज़ तो कर दी कि एक नैरो कर दिया पाथ, जिससे कि हमें ये पता चल सकता है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस में पाया जाता था, बट एक्चुअली पॉइंट ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है, राइट। न्यूक्लियस में तो पाई जा रही है, डीएनए है या प्रोटीन है, राइट। तो उसके लिए अलग अलग आपके एक्सपेरिमेंट हुए, एंड फाइनली हम लोग के पास ऐसा आंसर आ गया कि येस, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। ओके, starting with transforming principle in 1928, Friedrich Griffith, in a series of experiments with Streptococcus pneumoniae, bacterium responsible for pneumonia, witnessed a miraculous transformation in the bacteria. During the course of his experiment, a living organism, bacteria, had changed its physical form. Okay, तो पहली बार ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया? फ्रिडरिक ग्रिफ्थ के द्वारा, राइट, 1928 में। किस चीज़ को यूज़ किया गया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो कि ऐसा बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, राइट। अब वहाँ पे एक्चुअल में क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुई बैक्टीरिया की, तभी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा जाता है, राइट। एंड वो भी फिजिकल फॉर्म में वो चेंज हुआ, राइट। ऑल्सो यू हैव टू नोट दैट यहाँ पर डिप्लोकोकस न्यूमोनी नहीं यूज़ होता है, यहाँ पर स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी यूज़ होता है, राइट। सो व्हाट दिस इज़ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।